हो ही जाएगा तो घबराइए मत, क्योंकि आप ऐसा सोचने वाले, इस तरह थकने वाले अकेले नहीं हैं। दुनिया भर के लोग अब इस महामारी से थक चुके हैं और हर कीमत पर पहले जैसा जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए तमाम लोग नियम कायदे तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी स्थिति को अंग्रेजी में पैंडेमिक फटीग कहा जाता है, यानी एक महामारी से पैदा होने वाली मानसिक और शारीरिक थकावट। इस पैंडेमिक फटीग का आपके शरीर और आपके मन पर क्या असर पड़ता है, इससे आपकी इम्यूनिटी कैसे प्रभावित होती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। और हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी स्थिति में दुनिया का हर व्यक्ति अब एक ही चीज के पीछे भाग रहा है और वो है इम्यूनिटी, और दुनिया भर के बाजार इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। इसके बाद हम गैंगस्टर विकास दुबे की बात करेंगे, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को छका कर रख दिया है। इस गैंगस्टर की पूरे देश में चर्चा हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह हम खतरनाक आतंकवादियों को इतना जल्दी या तो पकड़ लेते हैं या मार देते हैं, उसी तरह इस गैंगस्टर को हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। विकास दुबे और उसके लोगों ने कानपुर में एक एनकाउंटर के दौरान 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। इस घटना ने पूरे प्रशासन की पोल खोल दी है। कैसे हमारे देश में अपराधी, पुलिस और नेता मिले हुए हैं, इसकी पोल खोली है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का सिस्टम इतनी आसानी से अपराधियों के सामने सरेंडर क्यों कर देता है। और आखिर में हम 117 दिनों के बाद मैदान पर वापसी करने वाले टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे। आज से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, लेकिन कोविड-19 के साए में हो रहे ये टेस्ट मैच अब पहले जैसे नहीं रहे। नए नियमों के तहत गेंदबाज अब गेंद को स्विंग कराने के लिए उस पर अपना सलाइवा नहीं लगा सकते। विकेट गिरने की स्थिति में या जीतने की स्थिति में खिलाड़ी आपस में गले मिलकर जश्न नहीं मना सकते। और इतना ही नहीं, अब इन मैचों के बीच टी ब्रेक और लंच ब्रेक के साथ साथ सैनिटाइजेशन ब्रेक भी लिए जाएंगे। कोविड-19 के बीच ये खेलों का सबसे बड़ा टेस्ट यानी सबसे बड़ी परीक्षा है, इसलिए आपको आज का ये विश्लेषण भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। गलवान विवाद में चीन के खिलाफ अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन ने अविश्वसनीय रूप से आक्रामक कार्रवाई की है, लेकिन भारत ने उसका अच्छा और सही जवाब दिया। So I've spoken with Foreign Minister Jaishankar a number of times about this. The Chinese took incredibly aggressive action. The Indians have done their best to respond to that. माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि चीन पड़ोसी देशों से सीमा विवाद भड़काने के पैटर्न पर काम करता है और दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उन इलाकों का दौरा करके यह सुनिश्चित करेंगी कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं या नहीं। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेना का संयुक्त दल ये भी सुनिश्चित करेगा कि इन जगहों पर अस्थायी निर्माण को पूरी तरह गिराया गया है या नहीं। सैनिकों के हटने और अस्थायी निर्माण गिराए जाने की पुष्टि के बाद भारत और चीन की सेनाएं सामान्य हालात की बहाली और दोबारा शांति कायम करने के तरीकों पर बातचीत करेंगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने के बाद पूरा ध्यान 5 मई से पहले जैसे हालात को बहाल करने पर होगा। कोरोना वायरस किस जगह से पूरी दुनिया में फैला, ये पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम बीजिंग जाएगी। चर्चा के बाद चीन की सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा है कि WHO विशेषज्ञों की एक टीम बीजिंग भेजेगा। WHO पर अमेरिका का आरोप है कि उसने कोरोना वायरस पर दुनिया को गुमराह किया और अब अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से सभी संबंध औपचारिक रूप से खत्म कर दिए हैं। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के आज दिए बयान को भारत के विदेश मंत्रालय ने झूठ छिपाने का मुखौटा बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान 4 साल से झूठ बोल रहा है और आज का बयान उसी झूठ का हिस्सा है। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का आदेश मानने में पाकिस्तान ने फिर आनाकानी दिखाई और नया दांव खेला है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि 17 जून को जाधव को पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनकी दया याचिका को ही आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर पिछले साल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि पाकिस्तान जाधव को दोषी करार देने और उनकी सजा पर पुनर्विचार करे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजनीतिक भविष्य के फैसले के लिए होने वाली
कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक आज नहीं हुई। इस बैठक को बिना कारण बताए शुक्रवार तक टाल दिया गया है। ये चौथी बार है जब नेपाल के सियासी संकट के बीच बैठक स्थगित हुई है। ओली के भारत विरोधी बयान के बाद से ही उनसे प्रधानमंत्री पद और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग हो रही है। यूपी पुलिस ने मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मदद के आरोपी पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पुलिस अफसरों को मुठभेड़ के वक्त पुलिस टीम को खतरे में डालने और भागने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर विकास दुबे का बॉडीगार्ड अमर दुबे भी आज हमीरपुर में हुए एनकाउंटर में मारा गया। अमर दुबे 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में शूटआउट का आरोपी था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी और माता पिता को भी गिरफ्तार किया है। विकास दुबे का करीबी 25,000 का इनामी बदमाश जहान यादव भी पकड़ा गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में विकास दुबे की मदद के आरोपी अंकुर और श्रवण को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। तीसरे आरोपी प्रभात मिश्रा को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे पर इनाम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। विकास दुबे को कल आखिरी बार हरियाणा के फरीदाबाद में देखा गया था। ये जहां कहीं भी होंगे हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे और हमारे जो जवानों ने शहादत दी है वो बेकार और व्यर्थ नहीं जाएगी और ऐसे सभी अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे गुड़गांव या दिल्ली में छिपा हो सकता है। दिल्ली में कुछ जगहों पर पुलिस ने छापेमारी भी की। नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने सभी होटल और गेस्ट हाउस को निर्देश दिया है कि हर व्यक्ति के आने और रुकने की जानकारी प्रशासन को दें। गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्ट में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर नियमों के उल्लंघन के आरोप की जांच करेगी। तीनों ट्रस्ट की जांच पीएमएलए, इनकम टैक्स और एफसीआरए एक्ट के तहत की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस कमेटी के प्रमुख होंगे। गृह मंत्रालय के इस फैसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि श्री मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया उनके जैसी ही है। उन्हें लगता है कि हर किसी की कीमत होती है या डराया जा सकता है। वो कभी नहीं समझेंगे कि जो सच के लिए लड़ते हैं उन्हें खरीदा और डराया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी की कंगाली ने उनके नेताओं को मवाली जैसा बना दिया है और कांग्रेस की कंगाली और उनके नेताओं के मवालीपन का नतीजा है कि आज इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी लोन घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराध नियम 2018 के तहत नीरव मोदी की 326.99 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जब्त संपत्ति में मुंबई में 4 फ्लैट, अलीबाग में 1 प्लॉट और फार्म हाउस, जैसलमेर में 1 पवन चक्की, लंदन में 1 फ्लैट, संयुक्त अरब अमीरात में फ्लैट, शेयर्स और बैंक बैलेंस शामिल है। लोन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी नीरव मोदी मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी को 9 जुलाई तक जेल में रखने का आदेश दिया था। मोदी कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 महीने तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान बनकर तैयार हैं। इन मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला लिया है। देश में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सरकार इसमें 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड बनाने को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि इसका विस्तार करेंगे। आज उसको अमली जामा पहनाया है मंत्रिमंडल ने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी। आज हम शुरुआत आपसे एक सवाल के साथ करना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि क्या अब आप कोरोना वायरस से थक चुके हैं? क्योंकि आज हम उस थकान का विश्लेषण करेंगे जो जरूरत से ज्यादा काम की वजह से नहीं बल्कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई है। इस थकान को अंग्रेजी में पैंडेमिक फटीग
और डिजास्टर फटीग भी कहा जाता है, यानी वो स्थिति जब किसी संकट का सामना करते करते आपका मन और शरीर दोनों पूरी तरह से थक जाते हैं, यानी आप बर्न आउट होने लगते हैं। बर्न आउट एक ऐसी स्थिति होती है जब आपके शरीर और मन में जरा भी ऊर्जा नहीं बचती, और इसी थकावट का नतीजा है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हटते ही लोग बड़ी संख्या में अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं, और इन लोगों के मन में इस बात का जरा भी डर नहीं है कि उन्हें भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। कुछ तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कुछ दिन पहले पब्स और बार्स खोल दिए गए थे और लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बड़ी संख्या में इन पब्स में पहुंचे थे। ये लंदन की आप तस्वीरें देखिए। इसी तरह अमेरिका में भी कई बीचेस खोल दिए गए और लोग बड़ी संख्या में लॉकडाउन से पैदा हुई इस थकावट को मिटाने के लिए इन बीचेस पर जा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब अमेरिका कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में ही हैं। अमेरिका की तरह स्पेन में भी बड़ी संख्या में लोग बीच पर पहुंचकर कोविड-19 से पैदा हुई इस थकावट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन भी एक समय में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में रहा है, और ऐसे ही संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर मौजूद ब्राजील में भी कई शहरों से लॉकडाउन हटा लिया गया है और लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। भारत कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के मामले में अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन भारत में भी अब लॉकडाउन हटा दिया गया है और लोग संक्रमण के खतरे से बेपरवाह होकर बाहर घूमने फिरने के लिए निकल रहे हैं और जीवन वैसा ही हो गया है जैसा पहले था। इसी तरह वियतनाम में भी पिछले महीने एक फुटबॉल लीग का आयोजन हुआ और इस दौरान स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में आए हैं, और ये तस्वीर देखकर शायद आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोरोना वायरस के शुरू होने से पहले की तस्वीर हो, लेकिन ऐसा है नहीं। मार्च के महीने में 25 मार्च को भारत में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो भारत में कोविड-19 के करीब 500 मरीज थे, सिर्फ 500, और अब यह संख्या बढ़कर 7.5 लाख हो चुकी है। इसी तरह जब दुनिया के ज्यादातर देशों में कोविड-19 के मामले कुछ 100 से लेकर कुछ हजार के बीच थे, तब दुनिया की करीब आधी आबादी यानी लगभग 400 करोड़ लोग लॉकडाउन में चले गए थे। और अब जब पूरी दुनिया में कोविड-19 के मामले 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और इससे मरने वालों की संख्या 5.5 लाख हो चुकी है, ऐसे में लोग बाहर आ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं और लगातार घूम फिर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि या तो लोगों को अब डर लगना बंद हो गया है, यानी उनके मन से डर समाप्त हो चुका है, या फिर लोग इस संकट का सामना करते करते इतना थक चुके हैं कि उन्हें कैद में रहना कोरोना वायरस का सामना करने से ज्यादा खतरनाक लगने लगा है। अब मानसिक रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि एक ना एक दिन उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण तो होना ही है, वो इससे बच नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें देखकर आप कह सकते हैं कि लोग अब कोविड-19 के साथ सहज हो गए हैं। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो दिस इज द न्यू नॉर्मल। लोगों ने इसकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है और अब मान लिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण एक न एक दिन उन्हें होगा। कोविड-19 अपने साथ अनुशासन लेकर आया था। अगर आपको याद हो, शुरुआत में अनुशासन की बात हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई थी, साफ सफाई की बात हुई थी, कहा गया था कि आप हाथ धोइए, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हालत में करना है, मास्क पहनना है। लेकिन अनुशासन के इस टेस्ट में, इस परीक्षा में देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग 2 से 3 महीनों में ही अब फेल होने लगे हैं। लोग सावधानी बरतने की बजाय ऐसी दवाएं और गोलियां खाने के लिए तैयार हैं जो उन्हें इस वायरस से बचाने का भरोसा दिलाती हैं। बचाती हैं या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भरोसा जरूर दिलाती हैं। यानी लोग अनुशासन के लंबे रास्ते पर चलने की बजाय इंस्टेंट सॉल्यूशन की तरफ भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि कड़े नियम कायदों का पालन करने से तो कहीं अच्छा है कि कोई गोली या कोई जड़ी बूटी खा ली जाए, जिससे हमारे मन को यह विश्वास हो जाए कि अब हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है। लोग इस वायरस और इससे जुड़े नियमों से इतना थक क्यों गए हैं, इसे आप कनाडा के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कनाडा में इस समय कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है और वहां 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में
वहां पर एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में पाया गया कि कोरोना वायरस से डरने वालों की संख्या 73% से घटकर अब 46% रह गई है। इसी तरह कुछ दिन पहले तक कनाडा के 56% लोग ये मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा मानने वालों की संख्या सिर्फ 36% रह गई है। कनाडा के 31% लोग मानते हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने उन्हें अब थका दिया है, जबकि 28% लोगों ने यह माना है कि वो एंजाइटी यानी घबराहट का शिकार हो रहे हैं। यानी कनाडा के 60% लोग या तो पैंडेमिक फटीग का शिकार हो चुके हैं या फिर इस महामारी ने उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाला है। और आज जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, इस खबर को देखते हुए आप अपने आप से सवाल कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या आपके मन पर भी इस वायरस ने कुछ ऐसा ही असर डाला है। ये हालात सिर्फ कनाडा के नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों के हैं और जो तस्वीरें हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई वो इसकी पुष्टि करती हैं। लेकिन अब आपको यह समझना चाहिए कि पैंडेमिक फटीग की वजह क्या है और हमारे शरीर और मन पर इसका क्या असर पड़ता है। हमारे शरीर में मौजूद एक हार्मोन स्ट्रेस यानी तनाव को मैनेज करने का काम करता है। इस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल। आमतौर पर शरीर में इस हार्मोन का स्तर सुबह के समय ज्यादा होता है और शाम होते होते इसका स्तर कम होने लगता है। लेकिन जब कोई संकट या महामारी लंबे समय तक ऐसे रहती है तो डर और आशंका की वजह से शरीर में यह हार्मोन अधिक मात्रा में बनने लगता है और 24 घंटे इसके स्तर में फिर कमी नहीं आती। इससे शरीर और मांसपेशियों में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी शारीरिक और मानसिक परेशानियां होने लगती हैं और लोग इससे बचने के लिए किसी भी कीमत पर घर से बाहर निकलना चाहते हैं, फिर भले ही सामने जानलेवा कोरोना वायरस ही क्यों ना खड़ा हो। इसके अलावा इसका असर आपके मन पर भी पड़ता है। लोगों की बात बात पर लोगों को गुस्सा आने लगता है। लोगों को भविष्य की चिंता जरूरत से ज्यादा सताने लगती है क्योंकि भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है और इन सब बातों का असर आपके रिश्तों पर भी पड़ने लगता है और कई बार रिश्ते भी टूटने लगते हैं। इतना ही नहीं, शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन की मात्रा बढ़ने से इसका असर आपकी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी लगातार कम होने लगती है। और शायद यही वजह है कि इम्यूनिटी इस साल की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी किस दुकान में मिलती है, किस अस्पताल में मिलती है, किस डॉक्टर के पास है, किस व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति, हर आदमी उसी को ढूंढ रहा है। इम्यूनिटी हमेशा से हम सबके शरीर में ही मौजूद रहती है। ये हम सबके पास है, हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन इसे लेकर जितनी चर्चा कोविड-19 के इस दौर में हो रही है उतनी चर्चा शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। स्वस्थ होने का ये जो कंपटीशन है, ये प्रतियोगिता जो है स्वस्थ होने की, इससे पहले ऐसी प्रतियोगिता शायद कभी नहीं देखी गई। अब हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, हेल्दी होना चाहता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाए। दुनिया के 780 करोड़ लोग कैसे इम्यूनिटी के पीछे भाग रहे हैं और कैसे इम्यूनिटी बाजार का सबसे बड़ा उत्पाद यानी बाजार का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन गई है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप यह सुन लीजिए कि महामारी से पैदा होने वाली थकावट यानी पैंडेमिक फटीग को लेकर मनोचिकित्सक और आम लोग क्या कहते हैं। दो तरह के लोग हो जाते हैं, एक जो बहुत डेडिकेटेड काम करते हैं डिजास्टर में रिलीफ के लोगों के लिए, और एक उस तरह के लोग जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है, एक डिजास्टर हो गया हम जाके काम करते हैं। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस हो जाता है उसमें क्या होता है कि जो डेडिकेटेड लोग होते हैं उनको बाद में बर्न आउट फीलिंग आने लग जाती है, थकान होने लग जाती है और ऐसा लगने लग जाता है कि मैं ही अकेला या हम एक ग्रुप ही अकेला करता चला जा रहा है। और लगातार दिन रात काम करने से लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए, रिलीफ नहीं मिल पाता है, फैमिली से दूर रहते हैं उस टाइम पर, तो एक फीलिंग ऑफ थकान और वर्क को लेके नॉन इंटरेस्टेड होने लग जाते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिजास्टर फटीग बोलते हैं। इस टॉपिक पे ज्यादा बहस करेंगे तो याद आता रहता है, हम भूलना चाहते हैं फिर वो याद आ जाता है, कोरोना। इसके दिमाग में मेंटली इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है इस तरीके से। पक गए हैं
न्यूज़ में लगाओ तो कोरोना, यहाँ जाओ तो कोरोना, मास्क न लगाओ तो कोरोना। वो सारा डर तो है कि कहीं मैं बीमार पड़ा तो क्या पता मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आई माइट हैव टू पे समथिंग, इतना अमाउंट होगा जो कि मैं नहीं कर पाऊँ कोप अप। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट यस दिस इज पार्ट एंड पार्सल। तो आपने देखा होगा पूरे देश में और पूरी दुनिया में लोग कोरोना से डरे हुए हैं, हर समय डर के माहौल में जी रहे हैं। अब डर अलग अलग हो सकते हैं, किसी को मरने से डर लगता है, किसी को यह डर लगता है कि वो अस्पताल में जाएगा, उसके पास इलाज का पैसा नहीं होगा, किसी को नौकरी जाने का डर है, किसी को और किसी चीज का डर है। लेकिन लोग डरे हुए हैं, ये बात सही है। लेकिन इस मानसिक अवस्था में जब आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, चारों तरफ आपको ऐसा लगता है कि मौत घूम रही है, आप डरे हुए हैं, भविष्य को लेकर आप जरा भी उत्साहित नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब आप अपने भविष्य की कोई योजना भी नहीं बना सकते क्योंकि कौन जाने कल क्या होने वाला है, तो ऐसी मानसिक स्थिति में आप कितने दिन रह सकते हैं, कितने दिन खुश रह सकते हैं और कितने दिन इन परिस्थितियों का सामना करके मजबूती से खड़े रह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो थोड़े ज्यादा दिनों तक इसका मुकाबला करेंगे। कुछ लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, वो ज्यादा दिन तक इस डिप्रेशन का सामना कर नहीं पाएंगे। अमेरिका के एक बहुत बड़े संस्थान MIT के रिसर्चर्स ने एक स्टडी में यह दावा किया है कि अगर इस साल के अंत तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई, यानी इसकी कोई दवाई नहीं आई, तो वर्ष 2021 के शुरुआती महीनों में, यानी अगले साल के शुरुआती महीनों तक भारत में प्रतिदिन कोविड-19 के 2,87,000 नए मामले सामने आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, यानी हर दिन लगभग 3 लाख मामले सामने आएंगे अगले साल तक। दूसरे नंबर पर अमेरिका होगा, जहां प्रतिदिन 95,000 नए मामले आएंगे और 2021 के मई महीने तक पूरी दुनिया में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 25 करोड़ हो जाएगी। ये MIT की रिसर्च है और MIT एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसके रिसर्च को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका कोरोना वायरस से संक्रमित होना लगभग अब तय है, आज नहीं तो कल। यानी वैक्सीन के अभाव में सिर्फ आपकी इम्यूनिटी ही आपकी रक्षा कर पाएगी और यही वजह है कि इम्यूनिटी आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, क्योंकि जिसके पास इम्यूनिटी है वो सभी तरह के संकट का सामना कर सकता है और कोरोना वायरस से संघर्ष के इस दौर में विजयी बनकर निकल सकता है। यानी आने वाले समय में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक वो जिन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है और एक वो जिन्हें नहीं हुआ है। यानी एक हिस्से में वो लोग होंगे जो बीमार हैं और एक हिस्सा उन लोगों का होगा जो बिल्कुल स्वस्थ है। आज की तारीख में इम्यूनिटी ही आपका सबसे बड़ा पासपोर्ट है, आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा पासपोर्ट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको लॉकडाउन से भी आजादी मिलेगी, यही भविष्य की नौकरियों का आधार भी बनेगा। भविष्य की राजनीति भी उन्हीं नेताओं की होगी जो लोगों को स्वस्थ बनाने की दिशा में काम करेंगे। यानी स्वास्थ्य अब नंबर 1 पर आ जाएगा। कुल मिलाकर आज के जमाने का फ्यूल यानी ईंधन आपका स्वास्थ्य है और जिसके पास स्वास्थ्य की पूंजी है वही सही मायने में सबसे बड़ा दौलतमंद है। इससे पहले हमने अपने स्वास्थ्य के बारे में इतनी चिंता कभी नहीं की, स्वास्थ्य को लेकर हम हमेशा लापरवाह रहे, लेकिन आज पहली बार लोगों को समझ में आ रहा है कि यह स्वास्थ्य ही उनका भविष्य तय करेगा। इसलिए इम्यूनिटी को लेकर ही इस समय मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा विज्ञापन अभियान चल रहा है। इसलिए पूरी दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और डॉक्टर और बड़ी बड़ी दवा बनाने वाली कंपनियां इस समय इम्यूनिटी पर दांव खेल रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ 2 तरह की इम्यूनिटी काम कर रही है। पहली इम्यूनिटी वो है जो कोरोना वायरस के शिकार हुए व्यक्ति के शरीर में बन जाती है, जबकि दूसरी इम्यूनिटी वो है जिसे आप वायरस से संक्रमित हुए बिना हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोग ज्यादा स्वस्थ हैं उनका शरीर इस वायरस से लड़ता है और इस वायरस को हरा देता है। इनमें वो दवाएं, जड़ी बूटियां, फल, सब्जियां, दूध, दही और खानपान की दूसरी सामग्री शामिल हैं जो आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। यानी इस तरह के वायरस से लड़ने में सक्षम पहला और आखिरी हथियार इम्यूनिटी है। अब ये इम्यूनिटी चाहे वैक्सीन और दवाओं से आए या फिर पौष्टिक खानपान से आए या अगर आपने अभी तक अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखा है उससे भी आ सकती है।
और यही वजह है कि इस समय बाजार में ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं और जड़ी बूटियों के साथ साथ ऐसे बिस्किट्स मिल रहे हैं, स्नैक्स मिल रहे हैं, नमक है, पानी है, दूध है, दही है, यहां तक कि मिठाइयां भी ऐसी उपलब्ध हैं जिनके बारे में उत्पादन करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां दावा करती हैं कि ये उत्पाद आपका इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि वो इन तमाम दावों पर नजर रख रही है और अगर ये दावे झूठे या भ्रामक निकले तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस पूरे पैंडेमिक का, इस पूरे संकट का फायदा असल में किसको हो रहा है? कुछ मुट्ठी भर कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें इसका फायदा हो रहा है, कुछ मुट्ठी भर ऐसे देश हैं जैसे चीन जिन्हें इसका फायदा हो रहा है। और ये सारी चीज इस थ्योरी को जन्म देती हैं कि कहीं ये सब कुछ लोगों ने, कुछ खास लोगों ने मिलकर तो नहीं किया, क्योंकि अब दुनिया की बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां इस कंपटीशन में आ गई हैं और ये जो खेल है ये बहुत बड़ा खेल है, इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है और शायद लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस इम्यूनिटी के लिए दुनिया भर के लोग कितनी मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर भी लॉकडाउन के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स की मांग 20 से 40% तक बढ़ गई है और आने वाले समय में और बढ़ेगी। पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा लोग अब इन प्रोडक्ट्स के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, यानी ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है। इनमें सबसे आगे हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी, ये भारत की हम बात कर रहे हैं। जबकि विटामिन सी के बारे में भी लोग पहले से कहीं ज्यादा अब इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। यहां तक कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जो कंटेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है और जिसे सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है, वो सारी चीजें, वो सारा कंटेंट, वो सारे वीडियोस इम्यूनिटी से जुड़े हुए वीडियोस हैं, कंटेंट है। इसके अलावा लोग च्यवनप्राश की बात कर रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, हेल्थ बार्स आ गए हैं बाजार में और इस तरह के प्रोडक्ट्स की मांग लगातार तेजी से अब बढ़ रही है। भारत के लोगों को खाने पीने का बड़ा शौकीन माना जाता है, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की इच्छा रखने के बावजूद भारत के लोग अपना स्वाद कभी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए अब गुजरात के खाखरा और पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई सौंदेश का भी इम्यूनिटी बूस्टर वर्जन बाजार में आ गया है, यानी अब आप खाखरा खाकर भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। गुजरात में इम्यूनिटी बूस्टर खाखरा बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसमें नींबू, अदरक, हल्दी और तुलसी का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, गुजरात में कुछ दुकानदार टर्मरिक केक यानी हल्दी से बना केक भी बेच रहे हैं। कोरोना धूप भी मार्केट में आ चुकी है, जिसके बारे में दावा है कि इसमें इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों से निकलने वाला धुआं आपके फेफड़ों की क्षमता को बेहतर बनाता है। यानी जिसके पास जैसा आइडिया आया उसने वैसा प्रोडक्ट बना लिया और बाजार में बेचना शुरू कर दिया। लोग इतने थक चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि अब वो कुछ भी खरीदने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार प्रसिद्ध बंगाली मिठाई सौंदेश को भी नए रंग रूप में बेचने जा रही है। इस सौंदेश के बारे में यह दावा किया गया है कि इसे सुंदरबन से निकाले जाने वाले शहद से तैयार किया गया है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है और इसे आरोग्य सौंदेश का नाम दिया गया है। यहां तक कि अब सैनिटाइजर और दूसरे हेल्थ प्रोडक्ट्स का निर्माण करने वाली कंपनियां सैशे में आने वाला सैनिटाइजर भी लॉन्च कर रही हैं। इनकी कीमत 50 पैसे से 1 रुपए के बीच है, यानी अब आपको बड़ी बोतल खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है और एक ही बार अगर आपको सैनिटाइज करना है तो आप 50 पैसे का यह सैशे ले लीजिए। मार्च के महीने में ही सैनिटाइजर्स की डिमांड 4 गुना बढ़ चुकी थी और 152 नई कंपनियां इसके बाजार में उतर चुकी हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी बाजार में उतार चुकी हैं जिनसे फलों और सब्जियों को साफ किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को अक्सर ये डर रहता है कि जो फल और सब्जियां वो बाजार से ला रहे हैं कहीं उनसे कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो जाए। मार्केट रिसर्चर कंपनी नीलसन के मुताबिक एक सर्वे में 56% उपभोक्ताओं ने यह माना कि वो अब स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखेंगे। फिटनेस और मेडिकल इंश्योरेंस पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करेंगे। और आपने टेलीविजन पर ध्यान दिया हो, अगर आजकल जब आप टीवी खोलकर देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा विज्ञापन हेल्थ प्रोडक्ट्स और हेल्थ इंश्योरेंस के ही आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए एक नए तरह का बाजार अब आ गया है जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका जीवन बीमा है, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं,
इस तरह की चीजें आ गई हैं। आपके हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर्स हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ भारत की ही इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि इसमें चीन जैसे देश भी शामिल हैं। चीन की प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर आधारित कुछ दवाओं की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। कोविड-19 से लड़ने का दावा करने वाली एक दवा जो चीन में सिर्फ 250 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है, वो ब्रिटेन जैसे देश में जाकर 2500 रुपए में आजकल बिक रही है। यानी मेडिसिन से लेकर मसाले और जड़ी बूटियों तक से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। और कहा जाता है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स सबसे पहले आपके तनाव और थकावट को कम करते हैं, और जैसे ही आप तनाव मुक्त होते हैं, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने लगती है। महामारी का सामना करके थक चुकी दुनिया कैसे अब इम्यूनिटी के पीछे भाग रही है, इसे लेकर आज आपको यह विश्लेषण देखना चाहिए। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि इम्यूनिटी ही इस साल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, यही सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर रिसर्च चल रही है, लेकिन दुनिया के पास इतना वक्त नहीं कि वो वैक्सीन के इंतजार में बैठी रहे। इसीलिए कोरोना से बचने के लिए लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जिसने बाजार को भी नई पावर दे दी है। हैंड वॉश, सैनिटाइजर और मास्क के बाद अब अगर किसी चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है तो वो है इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी आयुर्वेदिक औषधियों की है। औषधीय गुणों से भरपूर जो हल्दी वाला दूध आपकी मां आपको बीमार पड़ने पर पिलाती हैं, वो हल्दी वाला दूध अब दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। जो जीरा भारतीय खाने का स्वाद बढ़ाता है, उसके गुण पूरी दुनिया गा रही है। जिस अदरक तुलसी वाली चाय पीने से ताजगी का एहसास होता है, वो अब इम्यून पावर को मजबूत करने के लिए मशहूर हो गई है। ये तो महज कुछ नाम हैं। पूरी दुनिया में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक उत्पाद अब लोग पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खरीद रहे हैं, जिनकी बाजारों में भरमार है। इम्यूनिटी के लिए इम्यून बूस्टर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गिलोय घनवटी भी हो सकती है, अश्वगंधा चूर्ण भी हो सकता है, और फीफाटोल जैसी मेडिसिन भी हो सकती हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेंगी ही, आपकी ट्रीटमेंट भी बन सकती हैं। वो आपकी ट्रीटमेंट की तरह भी आपको रिलीफ दे सकती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आयुर्वेद एक ट्रेजर है, जिसमें से आप चाहें तो बहुत से अमूल्य हीरे आपको मिल सकते हैं। बस ज़रूरत है उनको ढंग से ढूंढने की और अपनाने की। भारत में तो पहले भी लोग गंभीर बीमारियों के अलावा रोजमर्रा की सेहत को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद को अपनाते हैं, लेकिन अब मार्केट ने भी समझ लिया है कि अगर किसी चीज को बेचना है तो उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली चीजें जरूर होनी चाहिए। फिर चाहे वो गुजरात का कोरोना इम्यूनिटी बूस्टर खाखरा हो या बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई संदेश, जिसका इम्यूनिटी बूस्टर वर्जन बाजार में लॉन्च हो चुका है। ये है इम्यूनिटी संदेश। खास करके इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए इस मिठाई को बनाया गया है। इसमें कोई भी चीनी या फिर स्वीटनर नहीं डाला गया है, इसलिए ये काफी ज्यादा हेल्दी है। इसमें सिर्फ हनी का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें, जितनी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली स्पाइसेस होती है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। जैसे हल्दी डाली गई है, इसमें केसर डाला गया है, और उसके अलावा इलायची डाली गई है, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई अपने घर पर भी बनाना चाहे तो जो जो स्पाइसेस में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो डालकर ये बना सकते हैं। और फिलहाल ये कहना है कि जब से ये मिठाई इंट्रोड्यूस हुई है, कोलकाता के लोगों में काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बात सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है। हल्दी केक बाजार में आ चुके हैं। कोरोना धूप भी बन गई है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली कोरोना गोलियां भी लॉन्च कर दी गई हैं। और आयुर्वेद ही नहीं, एलोपैथी में भी सबसे ज्यादा डिमांड ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स की है।
फिर चाहे वो गोलियों की शक्ल में हो या पाउडर की। जो भी मार्केट में मिल रहा है सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। आप अपने आप ही हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाइए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, लो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ओवर ईटिंग ना करें, वेट ना बढ़ने दें। दे ऑल टुगेदर विल इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। लोग इम्यूनिटी के पीछे इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस ने लोगों को थका दिया है। नियम कायदों और नए मामलों की गिनती जो मन में चलती रहती थी वो अब लोगों को बोझिल करने लगी है। इसीलिए लोग पेंडेमिक फटीग का शिकार हो रहे हैं और ये पेंडेमिक फटीग ही लोगों को वो सारे उपाय करने के लिए मजबूर कर रहा है जिसके दम पर लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर आप भी मास्क लगाते लगाते अब थक चुके हैं, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते करते ऊब चुके हैं और बार बार हाथ धोने की आदतें भी छूटती जा रही हैं, तो ये तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही थकान हो सकती हैं। लेकिन आपको जिससे बचने की जरूरत है वो है डिजास्टर फटीग। अब आप ये समझिए कि आप खुद को इस पैंडेमिक फटीग से, इस थकावट से कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए आप कुछ नए तरह के व्यायाम अपना सकते हैं। खासकर ऐसे व्यायाम करें जिनमें सजगता की जरूरत होती है, जैसे योग और ताई ची। इसके अलावा अगर आप साइकिलिंग या वॉक करते हैं तो भी अपने मन को एकाग्र रखने की कोशिश कीजिए और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप अपने खान पान में बदलाव करके और कुकिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर भी खुद को स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और थकावट से बचा सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि आप पौष्टिक भोजन ही खाएं। इसके अलावा आप मेडिटेशन यानी ध्यान करते रहिए। खासकर प्राणायाम आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है ऐसे समय में। और आप याद करें कि कोविड-19 से पहले वो कौन से काम थे जिन्हें करने से आपको बहुत खुशी मिलती थी, आत्मसंतुष्टि मिलती थी। अगर आप इस संकट से पहले कुकिंग करते थे, पढ़ते थे या फिर गार्डनिंग करने में रुचि रखते थे तो एक बार फिर से इन आदतों को अपनाएं। हाँ, जो लोग ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी नींद को लेकर बहुत सावधान रहें। इसके लिए एक टाइम टेबल सेट करना बहुत जरूरी है। चाहे आप घर से काम कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं, आपको एक निश्चित समय पर सोना चाहिए और तय समय पर उठना भी चाहिए। यानी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ लेक्चरबाजी है, हम आपको बता तो रहे हैं लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। हम ये बात जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय डिप्रेशन में होंगे। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोगों के पास काम नहीं है और जिनके पास हैं भी उन्हें लगातार इस बात का डर है कि उनकी नौकरी अब कभी भी जा सकती है। लोगों के जो लोग अपना खुद का व्यवसाय करते थे, बहुत सारे लोगों के व्यवसाय बंद हो चुके हैं या इस समय बुरी हालत में से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ कह देना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, आपकी स्थिति इस समय कितनी भी खराब हो, अगर आप स्वस्थ नहीं रहे, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहा आने वाले समय में और अगर आपका मन स्वस्थ नहीं रहा तो फिर ये सारी स्थितियां आपके लिए कभी ठीक होंगी भी नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस समय जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ कुछ अच्छा हो तो उसके लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा और मजबूत आपका मन और शरीर दोनों होना चाहिए। तभी आप इस पैंडेमिक का, इस संकट के दौर का सामना कर पाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आपको इस संकट के दौर से सामना करने के लिए मजबूत बनाएं। कोरोना वायरस हमारे बीच से कभी ना कभी जरूर खत्म हो ही जाएगा, इसका यकीन है हमें। लेकिन समाज के उस इंसानी वायरस का अंत कब होगा जो नेताओं और पुलिस की सांठगांठ वाली सामाजिक लैब्स में तैयार किया जाता है और जहां से विकास दुबे जैसे अपराधी एक वायरस बनकर जन्म लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला अपराधी विकास दुबे 6 दिन से फरार है। विकास दुबे को आखिरी बार हरियाणा के फरीदाबाद में देखा गया था और फरीदाबाद वो शहर है जो दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है। लेकिन पुलिस के छापे से पहले ही विकास दुबे फरीदाबाद से भी भाग गया। उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की कई टीम विकास दुबे की इस समय तलाश कर रही हैं।
और बताया जा रहा है कि वो अब दिल्ली या नोएडा की किसी अदालत में सरेंडर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वो चाहता है कि इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचे वो किसी अदालत में जाकर आत्मसमर्पण कर दे। ऐसी अफवाहें भी हैं कि विकास दुबे नोएडा के फिल्म सिटी में स्थित किसी न्यूज चैनल के दफ्तर में भी पहुंच सकता है और किसी न्यूज चैनल पर किसी लाइव शो के दौरान लाइव सरेंडर भी कर सकता है। इसलिए फिल्म सिटी जो नोएडा की है, जहां से ज्यादातर न्यूज चैनल्स ऑपरेट करते हैं, हमारा दफ्तर भी उसी फिल्म सिटी में है। इस फिल्म सिटी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और बिना चेकिंग के किसी भी गाड़ी को अब फिल्म सिटी के अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा है। कोई न्यूज चैनल कुछ भी करे, लेकिन हमारा यह मानना है हम किसी भी अपराधी को कोई प्लेटफॉर्म ना देंगे और हमारा मानना है कि किसी अपराधी को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलना भी नहीं चाहिए। हो सकता है विकास दुबे किसी ना किसी न्यूज चैनल से बात कर रहा हो या कर भी ली हो, और यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में या हो सकता है कुछ घंटों में आपको वो किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठा हुआ नजर भी आ जाए। वो अपना पक्ष भी रखेगा, वो ये भी कहेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो ये भी कहेगा कि वो कसूरवार नहीं है, वो ये भी कहेगा कि उसे फंसा दिया गया है, और हो सकता है कोई ना कोई चैनल उसे ये कहने के लिए अपना मंच भी दे दे। लेकिन हम इसके सख्त खिलाफ हैं। विकास दुबे जैसे लोगों को किसी भी न्यूज चैनल को अपना मंच नहीं देना चाहिए और उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो किसी भी न्यूज चैनल पर आकर देश के सामने अपना इस तरह लाइव भाषण दें और पूरे दुनिया को गुमराह करें। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे हम मीडिया का पतन ही कह सकते हैं। आपको याद होगा बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं जिन्होंने एक सिद्धांत बनाया हुआ है कि वो अपने चैनल पर कभी भी आतंकवादियों को मंच नहीं देते, आतंकवादियों का इंटरव्यू नहीं करते, आतंकवादियों की बात अपने दर्शकों को नहीं सुनाते, क्योंकि ये गलत है। आतंकवादी अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में आतंकवादियों को जिस तरह हमारे सुरक्षा बल कितनी जल्दी से मार डालते हैं, कैसे उन्हें पकड़ लेते हैं, वैसी तेजी विकास दुबे के मामले में दिखाई नहीं दे रही। और विकास दुबे कोई अपराधी नहीं, ये भी एक तरह का आतंकवादी ही है। लेकिन उसका बड़ा कारण यह है कि आतंकवादी हमारे सिस्टम में इतनी गहराई से सिस्टम का हिस्सा नहीं बने होते, इसलिए पकड़े जाते हैं। और विकास दुबे जैसे जो लोग हैं वो हमारे प्रशासन में और हमारे सिस्टम में इस कदर घुल मिल चुके हैं, इस कदर सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 3 राज्यों की पुलिस इस अपराधी को ढूंढ रही है और अभी तक पकड़ नहीं पा रही। सोचिए, विकास दुबे को खुद के एनकाउंटर का डर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस ने आज सुबह उसके एक रिश्तेदार अमर दुबे को एक एनकाउंटर में मार दिया। अमर दुबे विकास दुबे का राइट हैंड माना जाता था और उसके गिरोह का बड़ा शूटर था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज विकास दुबे के एक और करीबी श्याम बाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद भी विकास दुबे जैसे अपराधी को हमारे देश का प्रशासन और सिस्टम अब तक हाथ नहीं लगा पाया है। इतना भारी भरकम पुलिस सिस्टम 6 दिन बाद भी पुलिस विकास दुबे को पकड़ नहीं सकी। अब आप सोचिए इस अपराधी की पकड़ कितनी मजबूत होगी, क्योंकि इतने दिनों तक कोई अपराधी बिना किसी संरक्षण के बच नहीं सकता, वो भी तब जब कई राज्यों की पुलिस 24 घंटे उसकी तलाश में जुटी है। विकास दुबे के आपराधिक इतिहास की जो कहानी सामने आई है वो नेताओं, पुलिस और अपराधियों के उसी अपवित्र गठबंधन की कहानी है, और ऐसी कहानी जिसे हम अक्सर फिल्मों और आजकल की वेब सीरीज के जरिए देखते हैं। लेकिन इस कहानी के कोई पात्र काल्पनिक नहीं है। सवाल यह है, हमारे सिस्टम का यह अपवित्र गठबंधन आखिर कब टूटेगा? कब तक विकास दुबे जैसे अपराधियों को समाज में ऐसे ही जगह मिलती रहेगी? कैसे कब तक इनके मुखबिर हर डिपार्टमेंट में बैठे रहेंगे? विकास दुबे का करीब 30 वर्ष का आपराधिक इतिहास रहा है और इन 30 वर्षों में उसे अपने अपराधों से तरक्की ही तरक्की मिली है। आप सोचिए कैसे कानपुर के गांव का सामान्य सा आदमी आज 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। 60 से ज्यादा आपराधिक मामले होने के बावजूद विकास दुबे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपने फायदे के लिए नेता उसे बचाते थे, पुलिस भी उससे डरती थी। इसी संरक्षण और डर ने विकास दुबे को मनमानी करने की इजाजत दी और इसके अपराध बढ़ते चले गए और इसने अपने आसपास सबको भ्रष्टाचार की आदत डाल दी। किसी को डराना धमकाना हो, किसी की हत्या करनी हो,
जमीन पर अवैध कब्जा करना हो, किसी को ठेके दिलाने में कमीशन देना हो या फिर कारोबारियों से अवैध वसूली करना हो। यही करते हुए विकास दुबे 30 साल में इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया और इसे कोई रोक नहीं पाया। सिस्टम की आंखें तब खुली जब इसी विकास दुबे और उसके साथियों ने कानपुर के अपने गांव में एक डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों की बड़े ही सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी। सोचिए, हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है और विकास दुबे जैसे अपराधी उन्हें इस तरह से खुलेआम उनकी हत्या करें, इससे बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। ये पुलिसकर्मी विकास दुबे को गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन इन्हें अपने ही पुलिस विभाग के उन साथियों से धोखा मिला जो तनख्वाह तो पुलिस विभाग से लेते थे लेकिन नौकरी विकास दुबे की करते थे। उन्होंने विकास दुबे को पहले से ही पूरी जानकारी दे दी और उसे सावधान कर दिया और अपने ही साथियों को मरवा दिया। आमतौर पर पुलिस वालों के मुखबिर होते हैं जो अपराध और अपराधियों के बारे में अक्सर सूचना देते रहते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले ही अपराधियों के मुखबिर बन जाएं तो आप सोचिए किस हद तक हमारे सिस्टम का अपराधीकरण हो चुका है। यह सोचकर भी डर लगता है और यह सोचकर भी इसलिए डर लगता है कि अगर कोई आम इंसान ऐसे किसी नेक्सस का शिकार हो जाए तो उसे शायद ही कभी कोई इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि नेता भी मिले हुए हैं, पुलिस भी मिली हुई है और आप जब किसी अपराधी से परेशान होंगे तो इसी पहले पुलिस के पास जाएंगे या नेता के पास जाएंगे और ये दोनों ही अपराधी के मुखबिर बन चुके हैं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के इस मामले में भी यही हुआ। आज ऐसे 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर विकास दुबे की मदद करने का आरोप है। इनमें से एक नाम है इंस्पेक्टर विनय तिवारी और दूसरा नाम है सब इंस्पेक्टर के शर्मा। ये जूनियर अफसर नहीं है, एक इंस्पेक्टर है और एक सब इंस्पेक्टर है। अब आप सोचिए कितने हजारों लोग होंगे जो इन लोगों के पास अपनी शिकायत लेकर गए होंगे और इन्होंने क्या किया होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। विनय तिवारी उसी चौबेपुर पुलिस थाना का प्रभारी था जहां के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुंडों ने 2 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। ये पुलिसकर्मी अवैध वसूली के एक मामले में विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। विनय तिवारी और के शर्मा पर शक है कि उन्होंने ही विकास दुबे को सूचना दी थी कि पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने आ रही है। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो थाना प्रभारी विनय तिवारी ने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में फोन करके, यानी बिजली के दफ्तर में फोन करके गांव की बिजली की सप्लाई कटवा दी। अंधेरे का फायदा उठाकर और पुलिस टीम को चारों तरफ से घेरकर विकास दुबे और उसके अपराधियों ने पुलिस के हथियारों से ही पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि विनय तिवारी और के शर्मा भी उस टीम के साथ गए थे जो 2 जुलाई को विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। लेकिन एनकाउंटर के दौरान जब विकास दुबे और उसके गुंडों ने पुलिस की टीम पर हमला किया तो ये विनय तिवारी और के शर्मा इन गुंडों से लड़ने के बजाय वहां से भाग गए। अपराधी विकास दुबे से इंस्पेक्टर विनय तिवारी की मिलीभगत का शक तब हुआ था जब डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी सामने आई। देवेंद्र मिश्रा के ही नेतृत्व में पुलिस की टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी और 2 जुलाई को ही इस गोलाबारी में देवेंद्र मिश्रा की जान चली गई। तो ये भी सोच लीजिए कि जो पुलिसकर्मी ईमानदार होते हैं उनका क्या हश्र होता है। देवेंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव से विनय तिवारी की शिकायत भी की थी। अपने इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि विकास दुबे पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। इसमें अवैध वसूली का एक मामला 13 मार्च को भी दर्ज हुआ था जो गैर जमानती अपराध था, लेकिन फिर भी विकास दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, जब इस केस का अपडेट पूछा गया तो पता चला कि इंस्पेक्टर विनय तिवारी ने विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर से गंभीर धाराएं हटाकर उनमें मामूली धाराएं लगा दी। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने 4 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इंस्पेक्टर विनय तिवारी और अपराधी विकास दुबे आपस में मिले हुए हैं और अगर ये तौर तरीके नहीं बदले गए तो गंभीर घटना हो सकती है। लेकिन देवेंद्र मिश्रा की चेतावनी और उनके इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। खुद एसएसपी अनंत देव पर विकास दुबे के करीबियों से संबंध होने का आरोप है। ये सब सामने आने के बाद एसटीएफ में तैनात डीआईजी अनंत देव को उनके पद से हटा दिया गया है। कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और इस मामले में करीब 20 पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका की जांच की जा रही है। यानी ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी पुलिस ही उसके साथ मिली हुई थी। जांच हो रही है कि ये पुलिसकर्मी कैसे उसके इशारे पर काम करते थे और कैसे विकास दुबे जैसे अपराधी को बचाने वाले ही अब खुद फंस गए हैं। यह आज आपको देखना चाहिए।
विकास दुबे के पास भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जिस पुलिस को वो कठपुतली की तरह नचा रहा था, वही अब हाथ धोकर विकास दुबे के पीछे लग गई है और वो इसी पुलिस से बचकर भाग रहा है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि विकास दुबे कब तक बच पाएगा। अब हम 4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम 117 दिनों के बाद मैदान पर वापसी करने वाले टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे। कोविड-19 की वजह से नए नियमों के तहत क्रिकेट मैच कैसे खेले जा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ियों को क्या सजा मिलेगी, इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। And punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने subordinate को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में, तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के, अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, आज नहीं तो कल विकास दुबे पुलिस की पकड़ में आ ही जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अपवित्र गठबंधन भी कभी टूटेगा?
जिसमें विकास दुबे जैसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, क्योंकि जिन नेताओं ने, जिन पुलिस अधिकारियों ने, जिन रसूखदार लोगों ने विकास दुबे को अब तक बचाया है, वो भी एक तरह से समाज के अपराधी हैं। और हमारा सवाल यह है कि क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विकास दुबे ने 1992 में पहली हत्या की थी, 1992 में, सोचिए, और आज हम 2020 में उसकी खबर आपको बता रहे हैं। इसके बाद डर फैलाकर उसने अपने इलाके में पकड़ बनाई। इससे वो नेताओं की नजरों में आ गया। वोट के लिए नेता अपराधियों को भी संरक्षण देने से हिचकते नहीं हैं, और यही विकास दुबे के साथ भी हुआ। वो अपनी सुविधा के हिसाब से अपना नेता और अपनी पार्टी बदलता चला गया। नेताओं के लिए काम करना, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना, व्यापारियों से अवैध वसूली करना, इस तरह से विकास दुबे स्थानीय नेताओं का चहेता बन गया। विरोधी नेता को कमजोर करने या उसे खत्म करने के लिए भी नेता अक्सर विकास दुबे का इस्तेमाल करते थे। जैसे वर्ष 2001 में विकास दुबे ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के एक दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की कानपुर में एक थाने के अंदर ही हत्या कर दी थी। 2001 में जब विकास दुबे ने संतोष शुक्ला की हत्या की थी, तब थाने में करीब 30 पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन विकास दुबे के खिलाफ अदालत में गवाही देने की हिम्मत एक में भी नहीं हुई। ऐसी घटनाओं से विकास दुबे जैसे अपराधियों का मनोबल और बढ़ गया, और यही हुआ। कई राजनीतिक दलों में अच्छी पकड़ होने की वजह से विकास दुबे कुछ दिन जेल में रहता था और फिर छूट जाता था। इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ को एक सख्त प्रशासक माना जाता है। जब वो आए थे सत्ता में, जब उनकी सरकार बनी थी, तब उन्होंने बहुत सारे अपराधियों को एनकाउंटर में, पुलिस को खुली छूट दी थी कि उनका एनकाउंटर किया जाए या फिर उन्हें पकड़कर जेल में डाला जाए। एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ से ये विकास दुबे नाम का अपराधी कैसे बच गया? ये अब तक कैसे ऐसे ही बाहर घूमता रहा और अपराध करता रहा? इसलिए योगी आदित्यनाथ की छवि के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो जल्दी से जल्दी विकास दुबे को पकड़ें और अपने पुलिस पर इतना दबाव वो बनाकर रखें कि विकास दुबे कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों में सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब हम सीमा विवाद की बात करते हैं। सीमा विवाद के मामले में भारत ने जिस तरह से चीन को जवाब दिया है, उसकी तारीफ अब पूरी दुनिया कर रही है, और यह बड़ी बात है। आज अमेरिका ने कहा है कि चीन ने बिना किसी उकसावे के आक्रामक कार्रवाई की थी और इसका भारत ने भरपूर जवाब दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह कहा है कि इस मामले में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी कई बार बातचीत हुई है। माइक पोम्पियो के मुताबिक भारत की सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये को अलग करके नहीं देखना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद बढ़ाने में जुटी है। चीन का कोई भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जिसके साथ उसका सीमा विवाद न हो। माइक पोम्पियो ने क्या कहा, आपको भी आज सुनना चाहिए, क्योंकि ये भारत के पक्ष में एक बहुत बड़ा बयान है और ये बयान सुनकर चीन आज जरूर मायूस हो जाएगा। So I've spoken with Foreign Minister Jaishankar a number of times about this. The Chinese took incredibly aggressive action. The Indians have done their best to respond to that. I put this in the context of General Secretary Xi Jinping and his behavior throughout the region. भारत तो चीन से सीमा विवाद के इस मैच में जीत गया, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन करते हुए जीत हासिल करना अब आसान नहीं होगा। ये क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इसलिए आज हम क्रिकेट की वापसी की बात करेंगे इस युग में। पिछले 46 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 दिनों तक क्रिकेट का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच ना खेला गया हो। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष ऐसा हुआ है, लेकिन अब क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर आज हम लेकर आए हैं। 117 दिनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी आज हो गई। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच आज से इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हुई है। कोरोना संक्रमण की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाड़ी पिछले 14 दिनों से आइसोलेशन में थे और अपनी पूरी स्वास्थ्य जांच के बाद खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया। लेकिन कोरोना के खतरे को समझते हुए स्टेडियम पूरी तरह से खाली रखा गया। इसमें एक भी दर्शक नहीं था, कोई दर्शक नहीं है, और यह टेस्ट मैच सिर्फ टीवी के दर्शकों के लिए ही खेला जा रहा है। आज शुरू हुए इस मैच से पहले इसी साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच भी मैच खेला गया था। 13 मार्च को हुए उस आखिरी मैच में स्टेडियम में दर्शक नहीं थे और इस मैच के बाद ही
आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट मैचों पर रोक लगा दी थी, लेकिन 3 महीने के बाद नए नियमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अब लौट आया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए आईसीसी ने क्रिकेट के मैचों के लिए नियमों में कई अस्थायी बदलाव किए हैं। जैसे अब गेंदबाज गेंद पर सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा गेंदबाज आमतौर पर गेंद को स्विंग कराने के लिए करते थे, गेंद को चमकाने के लिए करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और अगर उन्होंने नियम तोड़ा तो 2 बार चेतावनी दी जाएगी और तीसरी बार नियम तोड़ने पर 5 रनों की पेनल्टी लगेगी, यानी विरोधी टीम के खाते में 5 रन जुड़ जाएंगे अगर किसी भी बॉलर ने जरा भी अपना सलाइवा गेंद पर लगाया तो। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मैदान पर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि विकेट गिरने पर, बाउंड्री लगने या मैच जीतने पर या कैच लेने पर, जैसे पहले एक दूसरे से हाथ मिलाकर या गले मिलकर खिलाड़ी जश्न मनाया करते थे, अब वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। खिलाड़ी एक दूसरे को दूर से ही शाबाशी देंगे। मैच के दौरान सैनिटाइजेशन ब्रेक लिया जाएगा और इस दौरान स्टंप्स और बेल्स को सैनिटाइज किया जाएगा। खिलाड़ी एक दूसरे को अपने ग्लव्स, शर्ट्स या पानी की बोतल्स भी अब नहीं दे पाएंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैच के लिए आईसीसी ने स्थानीय अंपायरों को ही चुना है। पहले के नियमों के मुताबिक न्यूट्रल अंपायर्स का चयन किया जाता था, वो बाहर से आते थे। नए नियमों के मुताबिक टेस्ट मैच में एक अतिरिक्त डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम दिया जाएगा। अब एक टीम को 2 डीआरएस मिलेंगे जिसमें वो अंपायर के फैसले पर थर्ड अंपायर से रिव्यू ले सकेंगे। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए मैच में कोविड सब्स्टिट्यूट नियम लागू किया गया है, यानी मैच के दौरान किसी खिलाड़ी की तबीयत अगर बिगड़ जाए तो उसकी जगह पर कोई दूसरा खिलाड़ी मैच खेल सकेगा। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच इस मैच की खास बात यह भी है कि नस्लवाद के विरोध में दोनों टीमें ब्लैक लाइव्स मैटर का लोगो लगाकर मैदान पर उतरी हैं। ये लोगो खिलाड़ियों की शर्ट्स पर लगा है। इसके जरिए खिलाड़ी नस्लवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में तो कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है, हमने देख लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि यह वायरस खुद कोई भी नियम मानने वाला नहीं है। आप सब नियमों का पालन कर भी लें, लेकिन कोरोना वायरस के लिए कोई नियम नहीं है। अब तक यह माना जा रहा था कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यह माना है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और ये ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक खुला पत्र लिखकर WHO को अपने दिशा निर्देशों में संशोधन की मांग की थी, जिसके बाद मंगलवार को WHO ने स्वीकार किया कि कोरोना वायरस के हवा में फैलने के सबूत हैं, खासकर सार्वजनिक जगह पर, भीड़ में, बंद जगहों पर और खराब वेंटिलेशन के हालात में हवा से यह वायरस फैल सकता है। हालांकि WHO ने यह भी कहा है कि हवा से वायरस फैलने पर उसे अभी और सबूत जुटाने हैं। इससे पहले WHO ने अपने दिशा निर्देशों में यह साफ कहा था कि कोरोना वायरस हवा से नहीं फैलता, यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह से निकली ड्रॉपलेट्स यानी सूक्ष्म बूंदों से ही फैलता है। WHO के मौजूदा नियमों के मुताबिक लोगों के बीच कम से कम 3.3 फीट की दूरी होने से वायरस संक्रमण को रोका जा सकता है, लेकिन अब शारीरिक दूरी के नियमों में बदलाव करना होगा क्योंकि हवा के जरिए वायरस फैलने की बात स्वीकार की गई है। लोगों को अब और ज्यादा सतर्क रहना होगा और लगातार अपने मास्क का इस्तेमाल करना होगा। यह आप सबके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि यह वायरस, ऐसा कहा जा रहा है कि हवा से भी फैलता है। ऐसे वक्त में जब कोरोना के मरीजों से अस्पताल भर चुके हैं, डॉक्टरों और नर्सों को अब कोई फुर्सत नहीं है, तब चिली की राजधानी सैंटियागो में एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। यहां एक नर्स अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद भी मरीजों के बीच रुकती है और वायलिन बजाकर उनमें कोरोना संक्रमण से लड़ने का मनोबल जगाती है। सैंटियागो के एल्पिनो अस्पताल में काम करने वाली ये नर्स हफ्ते में 2 बार शाम 6 बजे आईसीयू में भर्ती कोविड-19 मरीजों के वार्ड्स में जाकर वायलिन बजाती है। इस दौरान वो कई घंटों तक वायलिन बजाते हुए हर वार्ड के सामने से गुजरती हैं और कई बार मरीजों के लिए उनकी मनपसंद धुन भी बजाती हैं। मरीजों का कहना है कि इस म्यूजिक थेरेपी का उन पर बहुत अच्छा असर हो रहा है।
संक्रमण के मामले में चिली दुनिया में 6ठे नंबर पर है और अब तक चिली में कोरोना के करीब 3 लाख मामले आ चुके हैं, जबकि 6000 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इस वायरस का सामना आप तभी कर पाएंगे जब आपका शरीर मजबूत होगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी है जब आपका मन मजबूत होगा। और कई बार संगीत आपको बहुत उम्मीद बंधाता है, आपके मन को मजबूत करता है। बहुत सारे लोगों को संगीत की जो थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी, वो बहुत सूट करती है, इसलिए आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में होने वाली तमाम गतिविधियों पर या तो ब्रेक लगा दिया है या फिर उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है, और इनमें विवाह जैसे आयोजन भी शामिल हैं। इटली कोरोना वायरस के सबसे बुरे दौर से अब उबर चुका है, लेकिन वहां अब भी विवाह के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर पाबंदी है, और इस वजह से कई लोग शादियां नहीं कर पा रहे। इटली की कुछ दुल्हनें इसी नियम का विरोध करने के लिए रोम के मशहूर ट्रेवी फाउंटेन के सामने इकट्ठा हो गईं और इन्होंने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर इस नियम का विरोध किया। इनमें से कई का विवाह लॉकडाउन की वजह से टल गया था, तो कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की वजह से शादियां नहीं कर पा रही हैं। इटली में लागू नियमों के मुताबिक शादी का कार्यक्रम पूरे दिन नहीं चल सकता अब, और इसमें सीमित संख्या में ही लोगों को शामिल होने की अनुमति है। ये दुल्हनें इसी कानून का विरोध कर रही थी। हालांकि इटली में 18 मई से विवाह करने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन इस कार्यक्रम में आने वाले सभी मेहमानों के लिए मास्क जरूरी है और इसका उल्लंघन करने की इजाजत दूल्हा दुल्हन को भी नहीं है। I'm here to protest because since I should get married this year, but because of the pandemic, I found the church, but the restaurants or reception I can find it. So I was forced to move it for the next year because, and hopefully for the next year everything will be fine, so I can finally get married. कोविड-19 की वजह से सिर्फ विवाह जैसे कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई मशहूर आयोजनों का तरीका भी बदल गया है, और इन्हीं में से एक है पेरिस फैशन वीक। कोविड-19 की वजह से इस बार पेरिस फैशन वीक का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। कुछ फैशन शोज का लाइव प्रसारण किया जाएगा, तो कुछ की रिकॉर्डिंग्स बाद में इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाएंगी। यानी इस बार दर्शक दुनिया के सबसे मशहूर फैशन शो को सिर्फ ऑनलाइन ही देख पाएंगे। पेरिस फैशन वीक का आयोजन साल में 2 बार होता है, और इसकी तारीखों का फैसला फ्रेंच फैशन फेडरेशन करती है। अगला पेरिस फैशन वीक सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित है, लेकिन आयोजकों का कहना है कि ये आयोजन भी ऑनलाइन ही होगा या फिर ये हर बार की तरह होगा, इसका फैसला कोरोना वायरस की स्थिति को देखकर उस समय लिया जाएगा। इस फैशन वीक की शुरुआत 1945 में हुई थी, लेकिन यह पहला मौका है जब मॉडल्स दर्शकों के सामने रैंप वॉक नहीं करेंगी। कोविड-19 की वजह से दुनिया के बड़े बड़े डिजाइनर ब्रांड्स की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है, इसलिए इन ब्रांड्स के लिए भी अपनी क्लोथिंग लाइन को ऑनलाइन शोकेस करना काफी सस्ता रहेगा। और अब आखिर में हम जी न्यूज की मुहिम मेड इन इंडिया के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। हमारी मुहिम को अब तक 77,79,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है। ये बहुत बड़ी संख्या है और इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये संख्या अब भी बहुत कम है और आपको अभी थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। जी न्यूज की मुहिम को देश ही नहीं पूरी दुनिया से समर्थन मिला है। इसे लेकर देश और दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, ये आपको भी सुनना चाहिए। जो प्रोडक्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट है, उनका बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि ऐप के जरिए तो नुकसान हो ही गया है, प्रोडक्ट के जरिए भी नुकसान होना चाहिए। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। जय हिंद। हम चीन का सामान बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ हमारा भारत का ही सामान खरीदेंगे, हम चीन को बाय बाय कर देंगे। Hereafter, I pledge that I will only buy Indian products. I will neither buy nor I will let anyone buy Chinese products. जय हिंद। नमस्ते, मैं आज तो मैं चाइना में बनी सभी वस्तुओं का बेकार करती हूँ। हाथ जोड़कर करूँ निवेदन, सुन लो मेरी बात, मैं नन्हा सा बच्चा, सच्ची मेरी बात, सच्ची मेरी बात। चीन को सबक सिखाओ, सभी चीनी सामान को घर से दूर भगाओ।
आप सभी से प्रार्थना है और चीन सामान मत खरीदिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे सैनिकों का खून बहा है। सभी देशवासियों जी न्यूज मुहिम को सपोर्ट करें। बाइकॉट मेड इन चाइना। मैं चाइनीज टॉयज और गैजेट्स को छोड़ रहा हूँ। तो आप भी छोड़ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाइनीज चीजों को आप बॉयकॉट कीजिए। हमें चाइनीज सामान का बाइकॉट करना चाहिए और जो मेरी क्लास जूम से चलती थी उसको हमने हटा के टेबलिंग को यूज करते हैं। प्लीज बाइकॉट चाइना एंड यूज ओनली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जी न्यूज। चाइना, बाइकॉट चाइना। आई लव माई इंडिया, आई लव पीएम मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि है ना जो चीन के खिलौने हैं उनको खेलना नहीं है और मैं भी नहीं खेलूंगी और आपको भी खेलने नहीं। और जो मेरे पास सामान है खिलौने का उनको भी बाहर फेंक दूंगी। और आप भी दोस्तों ऐसा ही कीजिए। वैसे तो हमें आप सबका समर्थन मिल रहा है, देश के हर परिवार का समर्थन मिल रहा है, लेकिन जब बच्चों का इस तरह समर्थन मिलता है तो हमारी खुशी और हमारी मजबूती दुगनी हो जाती है। और आपने ये देखा, इससे पहले आप सब लोग भी शायद ये सोचते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो न्यूज़ चैनल नहीं देखते, छोटे बच्चों को न्यूज़ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन जो इस बार अलग बात हमें देखने को मिली है वो ये है कि जी न्यूज़ ने जब से ये मुहिम शुरू की है तब से देश भर के परिवारों के जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा अपने वीडियोस बनाकर हमें भेज रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जी न्यूज़ परिवार पूरा मिलकर देखते हैं और छोटे बच्चे भी अब न्यूज़ में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपके समझने की है वो ये जो बच्चे हैं ये देश की अगली पीढ़ी हैं और देश की अगली पीढ़ी इस देश को कहां ले जाएगी उसका दृढ़ निश्चय कैसा है बचपन में ही वो आपको नजर आ रहा है। इसलिए जब इन बच्चों की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इन बच्चों के हाथों में हमारे देश का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आज हम जब 1962 की बात करते हैं, 1962 का भारत अलग था, 2020 का भारत अलग है और जब ये बच्चे नेतृत्व संभालेंगे तो भारत तब तक एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका होगा। अगर आपने अभी तक इस मुहिम को अपना समर्थन नहीं दिया है, अगर आपने अभी तक मिस्ड कॉल नहीं दिया है तो देर मत कीजिए, आपको ये मिस्ड कॉल जरूर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक फोन उठाना है और अगर आप हमें समर्थन देंगे पूरा देश देखेगा और पूरी दुनिया भी देखेगी कि भारतीय क्या सोचते हैं। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है। थोड़ा रिसर्च कीजिए इस पर और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। Management of the time teaches you how to work smart, not work hard. But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time, whereas time management is a way of life. Is a way of life, and punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual, and you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने subordinate को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता. क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें. किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है. लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में, तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है. उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है. बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए. तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है. पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है. और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती. सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है. उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी. तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए. इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो. ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए. और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं. बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं. एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में. और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे. रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा. क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं. और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है. और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी.
तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। Management of the time teaches you how to work smart, not work hard. But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time, whereas time management is a way of life. Is a way of life, and punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual, and you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। आप और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1497 में आज ही के दिन पुर्तगाल के मशहूर नाविक और खोजी यात्री वास्को डी गामा भारत यात्रा पर निकले थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 4 समुद्री जहाजों के बेड़े और 170 लोगों के दल के साथ चले थे। 20 मई 1498 को वो केरल के कैलीकट के पास पहुंचे। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपियन थे। वर्ष 2007 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का निधन हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर का कार्यकाल नवंबर 1990 से जून 1991 तक रहा। खास बात यह है कि जब 1977 में कांग्रेस को हराने के लिए जनता पार्टी का गठन हुआ तो चंद्रशेखर ही उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। देश के हालात को समझने के लिए वर्ष 1983 में उन्होंने पूरे भारत में पदयात्रा की थी। चंद्रशेखर राजनीति में युवा तुर्क के नाम से मशहूर थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ की थी और वो छात्र राजनीति में भी हमेशा फायर ब्रांड नेता माने जाते थे। चंद्रशेखर जी न्यूज पर भी एक कार्यक्रम होस्ट किया करते थे जिसका नाम था दिशा संवाद। आज आपको जी न्यूज पर प्रसारित होने वाले इसी कार्यक्रम की छोटी सी झलक हम दिखा रहे हैं। नमस्कार, आज मैं फिर आपके सामने हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्र को बनाना है तो लोगों की इच्छा शक्ति को जगाना है। उसी इच्छा शक्ति को जगा करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी न्यूज पर यह कार्यक्रम किया करते थे और उसमें वो देश की बड़ी जो शख्सियत हैं उनका इंटरव्यू करते थे और अपने विचार लोगों तक लाते थे और उस जमाने में ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय भी था। 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे सीपीएम के नेता ज्योति बासु का जन्म आज ही के दिन 1914 में कोलकाता में हुआ था। ज्योति बासु वर्ष 1977 से वर्ष 2000 तक
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर यह दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने ज्योति बासु का रिकॉर्ड तोड़ा था। ज्योति बासु ने 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल का शासन चलाया, जबकि पवन कुमार चामलिंग 24 वर्षों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। ज्योति बासु के सामने 1996 में यूनाइटेड फ्रंट ने प्रधानमंत्री पद की पेशकश भी की थी, लेकिन ज्योति बासु की पार्टी सीपीएम ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बाद में ज्योति बासु ने खुद कहा था कि ये एक ऐतिहासिक भूल थी। और आज ही के दिन वर्ष 1889 में मशहूर अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल पहली बार प्रकाशित हुआ था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका में पढ़ा जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा अखबार है। इस अखबार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 37 पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और संकट के इस काल में आपके शरीर और आपके मन दोनों को इम्यूनिटी की जरूरत है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुद्ध भोजन कीजिए और मन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शुद्ध विचारों को अपनाइए। नमस्कार।